नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और मैं हूं संजय पुगलिया। सीएनबीसी आवाज पर इस हफ्ते एक बेहद खास आयोजन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं देश में जो इस वक्त स्टार्टअप क्रांति आई है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि किस प्रकार से आजकल जो देश है हमारा, उसमें लोग बिजनेस के और नौकरी के बजाय बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। और पूरा जो देश है नौजवान हमारा, वो चाहता है कि किस प्रकार से यहां पर स्टार्टअप का एक ऐसा जलजला खड़ा किया जाए कि भारत को लोग स्टार्टअप नेशन बोलें। इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जहां पर कि पूरे देश को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जहां पर हमारे देश में स्टार्टअप सालाना 270% के रेट से बढ़ रहे हैं। हर महीने करीबन 500 से 800 नए स्टार्टअप शुरू होते हैं और उम्मीद की जाती है कि अगले 5 साल में ये स्टार्टअप्स करीबन 3.5 लाख के आसपास नौकरियां देने की हालत में होंगे। इसी स्टार्टअप इकोनॉमी को अगर समझना हो तो बेंगलोर क्या खास चीज करता है, वहां का जो एक इकोसिस्टम है उसमें क्या खास बात है, वहां क्यों बेहतर स्टार्टअप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा माना जाता है कि लोग वहीं से नए इरादे, नई कंपनियां और नए आइडियाज की शुरुआत करना चाहते हैं। आइए हम आपको यही दिखा रहे हैं कि क्यों बेंगलुरु देश की स्टार्टअप राजधानी है। कुछ साल पहले तक बेंगलुरु गार्डन सिटी कहलाती थी। फिर 2001 के टेक बूम में बेंगलुरु को नया नाम मिला, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इन्फोसिस, विप्रो, आईगेट जैसी फॉर्च्यून 500 कंपनियों को जन्म देने वाले बेंगलुरु की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल रही है। अब बेंगलुरु दुनिया के सबसे क्रिएटिव शहरों में से एक है और बतौर स्टार्टअप हब दुनिया भर में मशहूर है। इन्फोसिस, बायोकॉन के बजाय अब इस शहर में बोलबाला है फ्लिपकार्ट, ओला कैब, इनमोबी जैसी कंपनियों का। बेंगलुरु में हर रोज कई लोग अपना कारोबार शुरू करने की राह अपनाते हैं। पिछले 1 साल में इस शहर में स्टार्टअप की संख्या 70% बढ़ी है और इसकी वजह है यहाँ काम कर रहे लोग और शहर का टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है और ये इसकी वजह टेक्नोलॉजी है। पहले इंटरनेट थी, फिर अब क्लाउड और मोबिलिटी। इनका असर ये है कि अब कहीं भी छोटी सी ग्रुप आके मिलके 3-4 लोग मिलके आइडिया उनके पास आ जाए, वो ग्लोबल कंपनी शुरू कर सकते हैं और वो इतना आसान नहीं होता था पहले। तो टेक्नोलॉजी का असर बहुत है और उसमें बेंगलोर में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इन्फोसिस, विप्रो के अलावा आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट जैसी विदेशी कंपनियों के बेंगलुरु में होने की वजह से हर साल 45% सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स इस शहर में काम करने आते हैं। इनमें से कम 10% लोग अपना खुद का कारोबार शुरू करने की ओर पहला कदम भी इसी शहर में उठाते हैं। ये एक्सपोजर टू लीडिंग एज वर्क से बहुत फर्क पड़ जाता है। इसी के थ्रू आइडियाज आते हैं कि कैसे नई बिजनेस स्टार्ट किए जाएं, कौन सी बिजनेस है जिससे टेक्नोलॉजी को आप समझ लीजिए डिसइंटरमीट कर सकते हैं पुराने मॉडल्स को, या कैसे आप नया डिस्ट्रप्शन शुरू कर सकते हैं बिजनेस में टेक्नोलॉजी के थ्रू। और ये सब चीजें ऐसे आई हैं क्योंकि इतने हम लोग की कंपनीज यहाँ पे आ गई हैं, इतना क्रिटिकल मास बिल्डअप हो गया है, इतने नए आइडियाज समझ लीजिए एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, किसी के थ्रू इतनी बिजनेसेस बढ़ रही हैं। बेंगलुरु बतौर एक स्टार्टअप हब इस कदर मशहूर हो गया है कि विदेश में रह रहे इंडियंस ही नहीं, विदेशी नागरिक भी अपना खुद का कारोबार यहाँ आकर शुरू कर रहे हैं, जिससे बेंगलुरु का कल्चर ग्लोबल हो रहा है। बैंगलोर में बहुत सारे लोग हैं जो यूएस से वापस आके अपनी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ सिलिकॉन वैली कल्चर एक्चुअली कमिंग इन द सेंस दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लोबल थिंकिंग इन बैंगलोर। चाहे वो ट्विटर के लेटेस्ट एक्विजिशन ज़िपडियाल के फाउंडर वेलरी वेगनर हो या फिर ज़ूमकार के को फाउंडर ग्रेग मोरान, इन्होंने सिलिकॉन वैली की चकाचौंध छोड़ भारत में काम करना और बेंगलुरु में कारोबार शुरू करना बेहतर समझा। ग्रेग मोरान ने दुनिया भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करने के बाद आखिरकार बेंगलुरु में अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार के बिजनेस की शुरुआत की। Actually, prior to Zoomcar, so I'd worked in India
and had some experience in India on the renewable energy side. So that was something that was sort of my first passion to look at large-scale sustainability and thinking about how we can make a large environmental impact. I was sort of pretty early on in that process jaded by the government and the public sector intervention, and realized I wanted to do something that was more fully on the private sector side, where you could build sort of a tech-enabled business from the ground up, which could have really strong grassroots network effects and make a large environmental impact. जानकार मानते हैं कि फॉरेनर्स के भारत में कारोबार शुरू करने की सबसे बड़ी वजह है कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब्स के मुकाबले बंगलुरु में कारोबार को शुरू करना और उसे बढ़ाना ज्यादा आसान है। Bangalore has become a very good test ground for testing new ideas. Especially in the technology field, in the mobile field, in even Internet of Things field. So this has become a nice petri dish, if you will, of testing ideas, quickly going to market. So that has caused Bangalore to be a good destination. तो भारतीय स्टार्टअप बूम को देख कई एक्सपैट्स ने भारत में कारोबार शुरू किया और बंगलुरु की खासियत देखिए, यहाँ 3 साल पहले यानी 2012 में एक्सपैट एंटरप्रेन्योर सर्कल की शुरुआत हुई, जो आज एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है। यहाँ आइडियाज, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझ सके और इसे बेहतर बना सके। तो बेंगलुरु के जो प्लस पॉइंट्स हैं उसको कुछ और आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। 2015 की बात करें तो अब तक मुंबई को 77 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिली है और एनसीआर दिल्ली रीजन को 60 करोड़ डॉलर की। इसके मुकाबले बेंगलुरु को फिलहाल सिर्फ 31 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिली है। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि फंडिंग जो है वो साल के दूसरे हिस्से में ज्यादा आती है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी कंपनियां हैं जिनका दफ्तर कहीं रजिस्टर्ड तौर पर तो ओला हो या क्विकर हो किसी दूसरे शहर में होगा, लेकिन उनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में शिफ्ट हुआ है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब ब्रेक के बाद देखेंगे कि बेंगलुरु में टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल क्यों इतना बेहतर है कि सारे स्टार्टअप्स इसी को अपना हेडक्वार्टर, अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते हैं। स्टार्टअप का मतलब है एक नए अंदाज का बिजनेस। एक बड़ी खासियत यह है कि यहां फेल होने के भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। यानी अगर आप अपना बिजनेस शुरू करके उसमें नाकामयाब हो गए हों तो इस दुनिया में आपकी कद्र और बढ़ जाती है, यानी और मोटी तनख्वाह के ऑफर आ सकते हैं। यही वजह है कि देश के कोने कोने से हजारों नौजवान अपना बिजनेस जज्बा लेकर के अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। साथ ही आईटी प्रोफेशनल्स की बड़ी आबादी का भी इस शहर में इस इकोसिस्टम को बहुत फ्रेंडली बनाने में एक खास योगदान है। बेंगलुरु एक टैलेंट हब है और ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ स्टार्टअप्स के लिए अपने कारोबार को बढ़ाना आसान होता है। इस शहर में आपको आईटी प्रोफेशनल से लेकर फ्रेश इंजीनियर्स और एचआर प्रोफेशनल से लेकर बिजनेस के जानकार सभी आसानी से मिल जाएंगे। A lot of these professionals from the IT services companies were able to adapt and move into productizing their skills. So therefore you had a good base of talent, and so there was a liquidity in the talent market. So I think that helped. Along with that, you ended up finding companies that were growing in value, and so that similarly brought around, attracted more things. So it's a virtuous cycle. You start with a good base, you start with a good base of talent, then you get good companies, then they grow, and so it'll grow like that for a while. हर समय किसी भी नए बिजनेस की मदद करने को तैयार यहाँ के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और दूसरे युवा एंटरप्रेन्योर्स इस शहर को खास बनाते हैं। इस तरह के इवेंट्स खास स्टार्टअप्स के लिए बेंगलुरु में हर हफ्ते होते हैं, कभी कॉफी शॉप में तो कभी किसी स्टार्टअप के दफ्तर में। इन इवेंट्स में स्टार्टअप फाउंडर्स को मौका मिलता है अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटने का और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने का। मुझे कम से कम साल में अपने आप लोग आएंगे डायरेक्टली पूछने के लिए, हमारे पास ये बिजनेस प्लान है, इसका आइडिया है, आप थोड़ा सा इसमें हम लोग के साथ में विचार करके हमें बदलाइए। कम से कम 15-20 तो ऐसे आती हैं। उनमें से मैं 8-10 लेके उनके साथ में बात करूंगा, सेशंस करूंगा, अपने सीनियर कोलीग्स को भी साथ में ले आऊंगा, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बिजनेस के बारे में, डिटेल्स, कौन सा नया प्रोडक्ट अच्छा चलेगा या नहीं। और फिर इसमें एक और एंगल ये है कि हम जहां के डायरेक्ट मेंटरिंग के लिए मैं उनमें से कम 2-3 साल में अपने आप डायरेक्टली ले लूंगा। तो ये ऐसे अगर देखा जाए बाकी लोग भी कर रहे होंगे
तो काफी एक्टिविटी और हेल्प है। मेंटरिंग यानी नए लोगों को राह दिखाने के साथ साथ कंपनियों को शुरू करने और बढ़ाने के लिए इंस्पिरेशन भी बेंगलुरु में भरपूर है। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति से लेकर फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल तक, विप्रो के अजीम प्रेमजी से लेकर ओला कैब्स के भावेश अग्रवाल तक, यहाँ ऐसी कहानियों की भरमार है जिन्होंने खुद के बल पर बिजनेस बनाया, बढ़ाया और दुनिया भर में उससे नाम कमाया। बेंगलुरु में ज्यादातर टैलेंट भी है, कंपनीज हैं, स्टार्टअप रोल मॉडल्स, वेदर भी काफी अच्छा है वहाँ पर, और क्रिटिकल मास मिली है इकोसिस्टम में। सो सब एलिमेंट्स है बेंगलोर में ग्रोथ के लिए और यंग कंपनीज को नर्चर करने के लिए। लेकिन यहाँ लोग सिर्फ दूसरों की सफलता से नहीं बल्कि उनकी नाकामयाबी से भी काफी कुछ सीखते हैं। विदेश, खासकर अमेरिका की तरह धीरे धीरे फेलियर को भारत में एक्सेप्ट किया जाने लगा है और इसमें बेंगलुरु सबसे आगे है। Failure is not something that you'll sweep under the carpet, but you actually put on your resume. Why? Because a failure shows that you already learned, a few lessons, and you're not going to waste, an investor's money in relearning that. So failure is actually a great thing. So my view is that, India in general and, entrepreneurs in Bangalore in particular have to embrace a lot more. And, I'm actually very delighted to see a few events being conducted around failure. बेंगलुरु में कारोबार शुरू करने की कीमत भी दिल्ली, मुंबई के मुकाबले काफी कम है, खासकर ऑफिस रेंटल स्पेस। इस शहर में आज 6.5 लाख स्क्वायर फीट लीजेबल एरिया मौजूद है, जो 2016 तक 10 लाख स्क्वायर फीट होगा। यानी ऑफिस स्पेस का कोई क्रंच नहीं है। JLL के ग्लोबल सर्वे सिटी मोमेंटम इंडेक्स टॉप 20 लिस्ट में भारत की एंट्री बेंगलुरु की वजह से हुई है और बेंगलुरु इस टॉप 20 लिस्ट में 12वें स्थान पर है। तो कम किराया तो है ही, स्टार्टअप्स के काम करने का एक खास अंदाज भी है जो उनकी तरक्की को बेहद आसान बनाता है। यहाँ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का हौसला देने वाले इस शहर में ऐसे बहुत सारे को-वर्किंग स्पेसेस हैं जो स्टार्टअप्स की लाइफलाइन है। मधुमक्खी के छत्ते या बी हाइव की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ये कि अलग अलग टैलेंट की ढेर सारी मधुमक्खियां एक ही छत्ते के अंदर एक साथ मिलजुल कर काम करती हैं और नतीजा मिलता है वो है मीठा शहद। अब आज के स्टार्टअप कल्चर में ये बी हाइव मेंटालिटी अपना रास्ता खुद ब खुद इख्तियार करती जा रही है और जिसके कारण एक ही बड़ी सी छत के अंदर ढेर सारे अलग अलग स्टार्टअप्स मिलजुल कर काम करते हैं और नतीजा जो भी होता है वो होता काफी फायदेमंद है। बडिंग स्टार्टअप्स के लिए कोवर्किंग स्पेस से बेहतर कुछ भी नहीं। एक कोवर्किंग स्पेस से स्टार्टअप शुरू करने के कई फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1, आपको अपने ऑफिस की जगह के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। ऑफिस के मेंटेनेंस की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फायदा नंबर 2, सबसे जरूरी, इंटरनेट 24 घंटे मिलता है और बिजली पानी सब कोवर्किंग स्पेस चलाने वाले की जिम्मेदारी होती है। फायदा नंबर 3, वो ये कि साथ में मिलते हैं ढेरों दोस्त और 24/7 फ्री एडवाइस। कोवर्किंग स्पेस का फायदा जो होता है कि यहाँ आपको पर डेस्क पे मिलता है। पर डेस्क यानी कि आप 3 लोगों की डेस्क ले सकते हैं, 2 लोगों की ले सकते हैं, एक आदमी यहाँ अकेले काम कर सकता है एक डेस्क पे और वो सारे फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है जो एक नॉर्मल कंपनी में उसको मिलते हैं। अभी 2 महीने पहले एक बार क्या हुआ कि मैं टेबल पे बैठा हुआ था, मुझे एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ कि इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वहीं पे एक बंदा बैठा हुआ था जो एक्सपर्ट है, हेज फंड एक्सपर्ट, तो वो फटाक से बताता है ऐसे 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 कर लो, हो जाएगा। अभी जहाँ पे मुझे 1 वीक लग सकता है वहाँ पे मुझे फटाक से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इफ यू हैव अ न्यू स्टार्टअप तो शायद आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने में काफी टाइम लगेगा इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में, पर आप जब एक स्टार्टअप कोवर्किंग स्पेस में काम करते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से भी आपका जो स्टार्टअप फेमस हो सकता है। तो ये जो कोवर्किंग स्पेस है इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस जो है वैसा ही है जैसे 12th क्लास में हम लोग एक फिजिक्स में थ्योरी पढ़ते थे, इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक कॉइल दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस करता है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे भी लगता है मैं भी अच्छा काम करूँ। बैंगलोर में कोबाल्ट, कोवर्क इंडिया, कोवर्क कैफे जैसे ढेरों कोवर्किंग स्पेस देने वाली कंपनियां हैं जो स्टार्टअप्स को लुभा रही हैं। ऐसी ही एक जगह है बी हाइव। करीब 30,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैली ये कोवर्किंग स्पेस कई स्टार्टअप्स को छत देती है जिसके नीचे वो अपने सपनों की उड़ान की तैयारी करते हैं। यहाँ पे 5 महीने पहले शुरू हुआ रोड रनर करके डिलीवरी में, अभी $10 मिलियन फंडिंग भी हो गया उनको 5 महीने में।
एक कोवर्किंग स्पेस में आप 5 से 6 हजार रुपए पर मंथ पर सीट के हिसाब से देकर अपना स्टार्टअप चला सकते हैं। आमतौर पर ऐसे कोवर्किंग स्पेस 24 घंटे खुले रहते हैं और इसके मेंबर मंथली या एनुअल फीस देकर यहाँ मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। सभी बेसिक सुविधाओं के अलावा बीहाइव जैसे स्टार्टअप्स अपने यहाँ काम कर रहे बडिंग स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं, अलग अलग तरह के आयोजन करके। कंपनी खोल के अभी शायद 8 महीना हुआ। 8 महीना में शायद 120 इवेंट्स किए हम लोग। 120 में शायद 25% लर्निंग सेशंस ही होगा। काफ़ी मतलब लर्निंग ऐसा भी होता है कि किसी स्टार्टअप को फंडिंग मिला, फाउंडर्स यहाँ पे आके बात करते हैं कि कैसा मेरा स्टार्टअप का फंडिंग का जर्नी कैसा था, और पैनल डिस्कशन बहुत सारे रहता है। हमारा ऐसा है कि वीक में 2 या 3 इवेंट्स तो होता ही रहता है यहाँ पे। एग्जाम्पल लेके फ्री चार्ज का CEO आलोक गोयल लास्ट महीने आए थे। हमने यहाँ पे 3 घंटे स्पेंड किए, तो हमने स्लॉट शेड्यूल किया, 20-20 मिनट का स्लॉट्स था हमारे स्टार्टअप सब जाके उन्हें बात किए। कुल मिलाकर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि घर में अकेले बैठकर स्टार्टअप चलाने से अच्छा है किसी कोवर्किंग स्पेस में स्टार्टअप चलाएं। फ्री की चाय, कॉफी और इंटरनेट के अलावा ढेरों ऐसे फायदे मिलेंगे जो घर की 4 दीवारी में कभी नहीं मिल सकते। और वैसे भी अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए अच्छी नेटवर्किंग जरूरी है, और जब एक छत के नीचे सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स बैठे हों तो इससे अच्छी नेटवर्किंग भला कहीं और मिलेगी क्या। यानी वो वैसा ही है जैसे आप पर डे या पर आवर के हिसाब से कमरा अगर किराए पर होटल का मिलता है, वैसे दफ्तर के स्पेस मिलते हैं। और अब ये चलन मुंबई और NCR, गुड़गांव जैसे इलाकों में भी बढ़ रहा है। बिजनेस करने के अंदाज और बदलते हुए माहौल को हमारी टीम काफी समय से देख रही है, और इस बारे में हम आपको काफी कुछ बताते भी रहते हैं। लेकिन स्टार्टअप इकोनॉमी की ताकत और इससे जो पैदा हो रही है अपॉर्चुनिटीज, उस पर CNBC आवाज ये स्पेशल सीरीज लेकर के आपके सामने आया है। तो इसकी खास वजह है डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया हो या भारत की ग्रोथ स्टोरी के बड़े बड़े सपने, इनको अगर कामयाब होना है तो ये रास्ता इसी नई दुनिया से होकर के गुजरता है। टेक्नोलॉजी से पहले प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट से फिर बिजनेस खड़ा करके बेंगलुरु के स्टार्टअप नए भारत की एक नई तस्वीर बना रहे हैं। ऐसी तस्वीर जो देश के हर शहर को सीखना चाहिए। आइए ब्रेक में जाने के पहले हम आपको ये बता दें कि आगे हम आपको चर्चा करेंगे हमारी संवाददाता हर्षदा सावंत खास बातचीत कर रही हैं म्यू सिग्मा के CEO और चेयरमैन धीरज राजाराम के साथ। स्टार्टअप्स की खास बात यही है कि वो कुछ हटकर करते हैं। वो एक ऐसे आइडिया पर काम करते हैं जो आगे जा करके एक बड़ी जरूरत बनती है। भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं जो ये बखूबी कर रही हैं, और इनकी कामयाबी की गूंज देश के बाहर भी सुनाई पड़ती है। तो स्टार्टअप के तौर पर शुरू हुई ये कंपनियां अब दुनिया के यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन क्लब में शुमार हो रही हैं। इन्हीं में से एक है डेटा एनालिटिक्स कंपनी म्यू सिग्मा। कंपनी ने कैसे स्टार्टअप से एक सफल कंपनी तक का सफर तय किया, जानने के लिए CNBC आवाज की हर्षदा सावंत ने बात की म्यू सिग्मा के फाउंडर धीरज राजाराम से। बैंगलोर में काम करी कई स्टार्टअप से हम फेमिलियर हैं, क्योंकि उनकी सीधी जो कनेक्शन है वो हमारी जिंदगियों से है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर ओला जैसी कंपनियां। इनकी सर्विसेज हम हर रोज लगभग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो ऐसा काम कर रही है जिनका कनेक्शन आप और हमारी जिंदगी से आज भी है और आगे शायद और भी गहरा होगा। ये बिग डेटा कंपनियां हैं। सुनने में थोड़ा सा डरावना लगता है। यहाँ पर लगता है कि कई सारे नंबर्स आपकी तरफ अटैक करने वाले हैं, और इसी को समझाने के लिए और ऐसी ही कंपनी को चलाने वाले एक फाउंडर हमारे साथ हैं, धीरज राजाराम। धीरज, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले अगर आप हमें यही समझा सके, बिग डेटा सुनने में थोड़ा सा एक डरावना शब्द है, लेकिन इसका इस्तेमाल कितना अहम है और ये हमारी जिंदगी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? The thing that we are working on is helping organizations make better decisions. Be it the largest retailer, the largest software company, इन सब के लिए वो डिसीजन कैसे ले। The world that we live in is one where change is a constant and change is accelerating. In that world, सच और सच्चाई में बहुत फर्क है। लोग जिसको सच समझते हैं वो easily understood, वो सच्चाई हो नहीं सकती, because there's a lot of complexity in what the world has to offer, and that complexity is felt. लोगों को महसूस होता है, but वो दिख नहीं रहती है।
You can't see that complexity. How do you see the complexity that you can feel and thus allow organizations to make better decisions? इसके लिए एक या दो डिसिप्लिन से नहीं होगी, सब डिसिप्लिन को ज्वाइन करना पड़ेगा. Mu Sigma is in the business of having an interdisciplinary perspective. सब डिसिप्लिन को जोड़ के मैथ, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, डिजाइन थिंकिंग, इस सबको जोड़ के लोगों को सच्चाई तक पहुंचाएं, सच में स्टॉप ना हो. आपने अपनी कंपनी की शुरुआत यूएस में की, शिकागो में की, लेकिन फिर ट्रांजिशन बैंगलोर में क्यों हुआ? क्यों आपको लगा कि अब बैंगलोर से इस बिजनेस को बढ़ाया जाए, स्केल किया जाए? आई अंडरस्टूड दैट Mu Sigma जैसी कंपनी इंडिया में ही बनाई जा सकती है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज वी हैव द पावर ऑफ यंग पीपल. वी हैव लॉट ऑफ एज ऑन आवर साइड एंड वी हैव अ कम्युनिटी विच वांट्स टू लर्न एंड इंडिया इज इन इट्स प्राइम. A company like Mu Sigma needed an ecosystem like India. लेकिन अगर आप ये समझा सके कि बैंगलोर ने आपको ऐसा क्या दिया, क्या यहाँ पर टैलेंट आपको अच्छा मिला या फिर आपको लगा यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग अच्छा इकोसिस्टम है, चाहे वो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स का सपोर्ट हो या फिर जो काफी सालों से यहाँ का टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है? Yeah, see, I never looked for talent. I feel people should be in the business of talent creation than looking for talent. I looked for young people with good attitude. अगर वो attitude है, उनमें talent बनाई जा सकती है. So therefore, Mu Sigma University became the core on which we will build talent. And the second perspective was that Bangalore was a place which could attract talent from everywhere. Raw material from every places came here, and we said we will make them, we will shape them the way the future of India needs to be. Mu Sigma की गिनती होती है उस $1 billion क्लब में जो विश्व भर की कंपनियों के साथ compete कर रही है. यहाँ से आगे क्या, कैसे सस्टेन करेंगे इस रन रेट को और कैसे बढ़ाएंगे कंपनी को आगे? We feel in the next 5-10 years we have a clear path forward as to what we need to do. We have to keep our heads down and do good work. We are in probably 40% of the Fortune 500 companies. We need to get to like 75-80% of the Fortune 500 companies. We want to push more towards innovation and development. We want to be able to have better commercialization of our innovation. लेकिन अब आपको क्या लगता है ये सही समय है कि भारत में भी होम ग्रोन आइडियाज, Mu Sigma जैसी आइडियाज को डेवलप किया जाए और उसे बैक किया जाए? मिल रही है. I think we have a fantastic ecosystem in venture capital and private equity. I think that's happening already. Many of my friends in venture capital and private equity are encouraging that. There is a little bit of hype around all of this. मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि हमारी next generation of entrepreneurs have it too easy. They are getting funded too easily, and therefore I don't think they value money and things as much as they should. I wish the venture capital world recognizes that and थोड़ा ठहराव दिखाए. शुक्रिया धीरज. उम्मीद है कि आपकी ये सच से सच्चाई की तरफ की जर्नी और भी सक्सेसफुल रहे. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. मूविंग फ्रॉम सच टू सच्चाई. यस, थैंक यू. तो भारत में ये जो स्टार्टअप क्रांति चल रही है इसके बहुत सारे पहलू हैं, आइडिया से लेके बिजनेस और उसके लिए फंडिंग और उसके लिए टैलेंट, और कैसे भारत से आने वाले दिनों में ग्लोबल कंपनियां इस स्पेस में खड़ी हो सकती हैं, ये सब बताना चाहते हैं. और इसी के लिए हमने बहाना चुना है स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु के बहाने हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि क्या नए मौके हैं स्टार्टअप क्रांति में शामिल होने के लिए. पूरे हफ्ते ये सिलसिला जारी रहेगा. कल फिर हम आपके सामने रखेंगे बेंगलुरु से जुड़ी कुछ और खास बातें इसी वक्त इसी समय. नमस्कार.